हेलो एंड वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक नई वीडियो, एक नया कंटेंट के साथ आज मैं फिर आपके सामने एक टॉपिक पर डिस्कशन करने आया हूं। और ये टॉपिक भी मेरे क्लास 10th के उन प्यारे बच्चों के लिए है जो कि आज से लगभग कह सकते हैं यहाँ पर 2 महीने बाद बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और टॉपिक का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लास 10th में मैं ऑलरेडी 2 चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करके अपने इस स्मार्ट अचीवर के यूट्यूब चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहला था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड सेकंड था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज जिस चैप्टर को मैं कवर करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बेटा, केमिस्ट्री का, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बाद, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, इक्वेशंस हैं, जिसमें बच्चे देखते ही डर जाते हैं। बट देखिए होता क्या है, हर चीज़ को एक पढ़ने का तरीका होता है। तो आज मैं आपको न केवल पढ़ने का तरीका सिखाऊंगा बल्कि 2 से 2.5 घंटे में चैप्टर कैसे प्रिपेयर हो जाना है, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये चीज़ें मैं आज के इस 1 शॉर्ट वीडियो में आपको सिखाने और पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कहीं मत जाइएगा, वीडियो के एंड तक लगातार इसको देखते रहिएगा। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद जैसा भी रिस्पॉन्ड हो आपका, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट देना या लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी कमी होगी मुझे लगता है कि आपसे बेहतर एनालिसिस की कोई नहीं कर सकता है। तो आइए और बिना समय को बर्बाद किए हुए, ठीक है, हम अपने इस चैप्टर पे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहला हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर कि एसिड्स होते क्या हैं। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करें एसिड्स को। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स कोई भी सब्सटेंस जिसको या जो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। कौन से आयन्स? कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं, और साथ में कंडीशन है एज ओनली पॉजिटिव आयन, इनके सिवाय कोई दूसरा पॉजिटिव आयन नहीं बनना चाहिए। ऐसे सभी सब्सटेंस को हम एसिड्स कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, इसके सिवाय कोई दूसरा पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं बच्चों। अब जरूरी नहीं है कि एसिड होने के लिए कंपाउंड में हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन हो। कंपाउंड में हाइड्रोजन ना हो चलेगा, पर कंडीशन बेटा ये कि जब आप इस कंपाउंड को वाटर में ऐड करके कोई सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस केस में हाइड्रोनियम का बनना बेटा जरूरी है। जैसे कि ये आप देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, पर जैसे ही हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बने। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनेट, आई मीन कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक, बोथ आर एसिड इन नेचर। ऐसे बेटा मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि HCl है। अगर मैं HCl को वाटर में ऐड करूं, इट ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोनियम आयन्स एंड Cl- आयन। इसी तरह मैं बात करता हूं H2SO4 की, इट ऑल्सो डिस्प्लेसेस हाइड्रोनियम आयन्स एंड सल्फेट आयन। तो अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो ये वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोनियम आयन जरूर बनाएगा और उसके अलावा कोई दूसरा पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा। जो भी सब्सटेंस इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं उन्हें हम एसिड कहते हैं। अब क्वेश्चन बेटा ये है कि हमने क्लास 9th में, 7th में, 8th में, 6th में भी पढ़ा है
एटम मॉलिक्यूल्स आर वेरी फाइन इन साइज एंड दे कैन नॉट बी सीन इन नेकेड आई। अगर ऐसा है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई भी कंपाउंड वाटर में हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर भी रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि वो दिखेगा तो हमें है ही नहीं, और जो चीज हमें दिख नहीं रही उसके बारे में प्रोडिक्शन कैसा, क्योंकि साइंस विजुअल पर चलती है बेटा, इमोशंस पे नहीं होती है। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि एसिड वाटर में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो क्वेश्चन ये है हम इनको ऑब्जर्व या रियलाइज कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें हाइड्रोनियम आयन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेटा जाना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है बच्चों, तो उसमें कुछ मेन फीचर्स होते हैं। जैसा कि अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो सबसे पहली चीज वो सार इन टेस्ट होगा, सार इन टेस्ट, खट्टा होगा। जैसे दही खट्टी होती है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो खट्टा है, ऑरेंज खट्टा है, ठीक है, मैंगो खट्टा होता है, टोमेटो खट्टा होता है, खट्टा मतलब सॉर। तो जो भी सब्सटेंस सॉर इन टेस्ट होते हैं, ऐसा माना जाता है कि उनमें एसिड है और वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं। दूसरा पॉइंट, दे आर हाईली करोसिव इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं। हाईली कोरोसिव का मतलब क्या होता है, बर्न सॉफ्ट फाइबर, ये सॉफ्ट फाइबर को बहुत ईजिली जला सकते हैं, ये सॉफ्ट फाइबर को उनको जलाना बिठाता है, दे बर्न्स सॉफ्ट फाइबर्स। तीसरा पॉइंट बेटा इनके बारे में क्या होता है, हाईली कोरोसिव। लिटमस पेपर, अगर आप इनको लिटमस पेपर के पास ले जाएंगे, लिटमस पेपर को इसमें डिप करेंगे तो ये बेटा ब्लू से रेड हो जाता है, ब्लू टू रेड होता है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस या मीडियम बेटा एसिड है तो उसकी पीएच लेस देन 7 होगी, कभी भी 7 या 7 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस एसिड के बारे में। इसके बाद लास्ट पॉइंट, अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो जैसे ही आप उसमें पीएच पेपर को बेटा डिप करेंगे तो पीएच पेपर का कलर क्या होगा जानना बहुत जरूरी है। या तो ये कलर बेटा ऑरेंज होगा, या फिर ये येलो होगा, या फिर ये रेड होगा। ये 3 कलर बेटा आपको देखने को मिलते हैं अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। ये एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल सही बात है। हम आयंस, मॉलिक्यूल और रेडिकल्स को देख तो नहीं सकते हैं, बट हाँ इनके थ्रू हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस या मीडियम एसिड है और उसमें हाइड्रोनियम आयन की मौजूदगी है तो इनमें से कोई ना कोई चीज बेटा वहां जरूर होगी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज बेटा होती है, अगर कोई भी सब्सटेंस या मीडियम एसिड है तो जैसे ही आप उसमें कोई भी एक्टिव मेटल ऐड करेंगे तो मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करेगी और साथ में बनता क्या है बेटा, सॉल्ट बनता है। ये एसिड की पहली प्रॉपर्टी बेटा, ये एसिड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी मीडियम या सब्सटेंस एसिड है तो जैसे ही आप उसमें कोई भी एक्टिव मेटल ऐड करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करेगा, दैट गिव्स पॉप साउंड नियर बर्निंग स्प्लिंटर, नियर बर्निंग स्प्लिंटर। ये हो गया इसमें। दूसरी बात, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जिंक है, अगर हम जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम कैल्शियम बेटा लेते हैं और इसको ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस।
यहाँ पर जिंक H को हटाएगी, यहाँ कैल्शियम H को हटाती है। बट क्वेश्चन ये हटा क्यों रहे हैं, व्हाट इज मीन बाई कि मेटल इज केमिकली एक्टिव। देखिए अगर हम कहते हैं कि मेटल केमिकली एक्टिव है, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन से ज्यादा है। और ये कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये दोनों ही मेटल अबव 2 हाइड्रोजन है। तो जो भी मेटल अबव 2 हाइड्रोजन होते हैं इन रिएक्टिविटी सीरीज, ऐसे सभी मेटल को हम एक्टिव मेटल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं हम, एक्टिव मेटल कहते हैं। बट इसमें बेटा कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है समझने की जरूरत है। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या मेरे प्यारे बच्चों, समझिए। यहां पर पहला एक्सेप्शन बेटा इसमें यह है कि डाइल्यूट HNO3 डजंट शो द प्रॉपर्टीज। डाइल्यूट एसिड इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं शो करता, डजंट शो द प्रॉपर्टीज डाइल्यूट HNO3 इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है बच्चों। अब क्वेश्चन है डाइल्यूट HNO3 क्यों नहीं शो करता, तो आइए ये भी देखते हैं हम इसमें। तो डाइल्यूट HNO3 इस तरह की प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता है। अब क्वेश्चन है डाइल्यूट HNO3 इस तरह की प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता है, तो होता बेटा क्या है, डाइल्यूट HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते क्या है, डिस्प्लेस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन क्या होती है, कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म वाटर। होता क्या है, अगर आप किसी भी एक्टिव मेटल को बाकी एसिड की जगह आप डाइल्यूट HNO3 में ऐड करेंगे तो यहां हाइड्रोजन नहीं बनेगी, यहां वाटर बनता है, क्योंकि बाकी एसिड डाइल्यूट फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं शो करते हैं, जबकि नाइट्रिक एसिड ऐसा करता है। इसीलिए हाइड्रोजन की जगह वाटर बेटा रिलीज करेगा एज फाइनल प्रोडक्ट। दूसरी बात जो आपको मालूम होनी चाहिए रिगार्डिंग वो एक्टिव मेटल, हम एक्टिव मेटल में लेड यूज नहीं कर सकते। लेड कैन नॉट बी यूज्ड। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल कोटिंग of lead chloride and lead sulfate around itself and reaction comes to stop, ये बेटा इसकी प्रॉपर्टी। हम कोई भी एसिड यूज कर सकते हैं, कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं, बट इन कंडीशन के साथ में लेड बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। लेड इनिशियली तो एसिड से रिएक्ट करेगा, बट आफ्टर सम टाइम्स द रिएक्शन विल कम टू स्टॉप्स because lead forms insoluble coating of chloride and sulfate around itself that are insoluble in hydrochloric and sulfuric acid. That is why we avoid the lead to take part in reaction with acid to form hydrogen gas. इसलिए ये इसकी रीजन है। अब हम आते हैं एसिड की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा क्या होती है एसिड की, देखो यहां पर अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है, क्या है बेटा, अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो जैसे ही आप इसमें क्या ऐड करेंगे, कोई भी बेस, ये बनाता क्या बेटा, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। किसी भी एसिड को अगर आप बेस में ऐड करेंगे तो वो बनाता क्या बेटा, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। कैसे बनाता है, देखो यहां पर इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमारे घरों में वॉशिंग सोडा पाया जाता है, सबको मालूम है। अगर हम वॉशिंग सोडा को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करें,
वॉशिंग सोडा में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बेटा होता क्या है? तो वॉशिंग सोडा में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बेटा होता है सोडियम कार्बोनेट, ये होता है। तो सॉरी, ये हो गया। तो अगर कोई भी कंपाउंड एसिड है तो जैसे ही आप उसमें कोई बेस ऐड करेंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हमने इसमें कॉपर ऑक्साइड ऐड कर दिया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बनाएंगे, जबकि हमारे पास बनेगा CuCl2, ये बन जाएगा बेटा इसमें। या हमारे पास बेटा अगर H2SO4 है तो क्या बन जाएगा, ये वाटर प्लस CuSO4, ये बेटा। तो ये एसिड की सेकंड प्रॉपर्टी की अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो वो बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो जैसे ही हम इसमें किसी कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, यहां पर सॉल्ट, वाटर, CO2, ये बेटा यहां पर, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, अगर हम क्या करें यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वॉशिंग सोडा ऐड करें, वॉशिंग सोडा बोले तो सोडियम कार्बोनेट, या अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास बनेगा सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड CO2, और यहां बेटा बनेगा CaSO4, वाटर एंड CO2, ये बन जाता है बेटा हमारे पास। तो आप देखो यहां पर किसी भी कार्बोनेट को अगर आप एसिड में ऐड करेंगे तो CO2 गैस बनती है, जो कि क्या शो करती है, ब्रिस्क एफरवेसेंस, एफरवेसेंस शो करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी पे बेटा आते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अगर कोई भी सब्सटेंस या मीडियम एसिड है तो जैसे ही आप इसमें किसी सल्फाइड को ऐड करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती प्लस सॉल्ट बनता है, और यह हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा क्या शो करेगी, रॉटन एग स्मेल। कैसी स्मेल, रॉटन एग स्मेल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा, रॉटन एग कोई स्मेल नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मेल है। एक्चुअल में हमारी केमिस्ट्री में बेटा ऑब्जर्वेशन इतनी क्लोज और इतनी माइक्रो और माइनर लेवल पर होती हैं, कभी कभी उनको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उनके लिए वर्ड्स खोजना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी केस में हम उनके करते क्या हैं, नियर बाई ऑब्जर्वेशन से रिलेट कर देते हैं। तो इसीलिए रॉटन एग कोई प्रॉपर्टी नहीं है, रॉटन एग सिर्फ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होती है, इसलिए लिखा जाता है जिससे आप चीज़ों को आसानी से रिलेट कर सकें। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड में फेरस सल्फाइड ऐड करेंगे, ये बन जाएगी H2S प्लस FeSO4, ये बेटा बन जाती है। दूसरी तरफ अगर हम क्या करें, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं क्या, जिंक सल्फाइड, तो हमारे पास क्या बनेगा बेटा, H2S प्लस जिंक क्लोराइड, ये बेटा बनता है। दिस इज द वे हाउ टू फॉर्म द ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग एसिड्स। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां पर अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड की बात कर लेते हैं। एसिड के टाइप्स क्या होते हैं। एसिड बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स।
एक इनऑर्गेनिक होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ये हमको किसी ना किसी डेड मिनरल से फॉर्म होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम डेड मिनरल्स। कि किसी ना किसी हमें डेड मिनरल से फॉर्म होते हैं। अब डेड मिनरल्स क्या क्या होते हैं? ये बेटा हो सकता है हमारे पास कोई, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, या हमारे पास हो गया सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, एटसेट्रा। ये सभी आपके इनऑर्गेनिक एसिड है जो किसी ना किसी डेड मिनरल से मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का नेचुरल क्या सोर्स होता है? ये नेचुरली फॉर्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसमें दो चीजें आती हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दो चीजें बताती, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनका एग्जांपल क्या है? इनका पहला एग्जांपल है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर जिसका मेन सोर्स होता है। दूसरे नंबर पर फॉर्मिक एसिड, रेड आंट। ऐसे बहुत सारे बेटा एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हमें मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसी में यहां पर हम आते हैं, क्लासिफाई करते हैं एसिड को यहां पर। तो सबसे पहले हम यहां पर इनको क्लासिफाई करेंगे किसके बेसिस पर? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सबसे पहले बेटा हम इनको क्लासिफाई करते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होती है? स्ट्रेंथ होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ क्या होती है? कोई भी एसिड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो वो हाइड्रोनियम आयन बेटा प्रोड्यूस करता है। जो भी हाइड्रोनियम आयन वो प्रोड्यूस करता है, दैट विल डिसाइड द इट्स कंसेंट्रेशन इन द सॉल्यूशंस। और इसके बेसिस पर एसिड टू टाइप के बेटा होते हैं। एक तो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरे बेटा हमारे होते हैं वीक एसिड। इसके बेसिस पर एसिड टू टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब क्वेश्चन है डिफरेंस क्या होता है? अगर कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल होगा इन वाटर, और दूसरा ये प्रोड्यूस क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन। इसीलिए ये क्या होते हैं? हाईली कोरोसिव होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये इनके बारे में। इनका एग्जाम्पल क्या है? इनका एग्जाम्पल बेटा होता है ऑल मिनरल एसिड्स। सारे के सारे मिनरल एसिड इसी रेंज में बेटा आते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 होते हैं, और ही बहुत हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में बेटा इतने ही सारे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात, वीक एसिड की बात करते हैं। ये क्या होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं बेटा, पार्शियली डिसोसिएट। अब अगर पार्शियली डिसोसिएट होंगे तो क्या होंगे? ये लेस हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेंगे,
और इसीलिए ये लेस कोरोसिव भी होते हैं, लेस कोरोसिव होते हैं, और इसीलिए ये वीक एसिड भी होते हैं क्योंकि इसमें आयंस बहुत कम होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है बेटा? एग्जाम्पल्स, इनके दो बेटा एग्जाम्पल्स होते हैं। एक क्या होते हैं? सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स बेटा जो होते हैं हमारे वीक एसिड्स होते हैं, चाहे वो टारटेरिक हो, सिट्रिक हो, ऑक्जेलिक हो, फॉर्मिक हो, एसिटिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, लैक्टिक एसिड हो, दूध में, मिल्क में, सॉरी कर्ड में होता है, ये सभी के सभी बेटा वीक एसिड्स होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं सभी वीक एसिड होते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। उनका दूसरा एग्जाम्पल बेटा क्या होता है? एसिड एनहाइड्राइड, और दूसरा मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, और दूसरा बेटा होता है मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या होते हैं? कोई भी ऑक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व होकर एसिड बना रहा है, जैसे ये कोई भी ऑक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व होकर एसिड बना रहा है, तो ऐसे ऑक्साइड को बेटा हम कहते क्या हैं? एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। जैसे कि ये जो आपको CO2 दिख रहा है, आपको जो CO2 दिख रहा है और ये जो SO2 दिख रहा है, ये दोनों की दोनों क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है। कोई जो भी ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर एसिड बनाते हैं, उन सभी ऑक्साइड को एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। दूसरी बात, मिक्स एसिड एनहाइड्राइड क्या होते हैं? ये उन ऑक्साइड को बेटा कहते हैं जो पानी में डिसॉल्व होकर मिक्सचर ऑफ एसिड बनाते हैं। अगर कोई ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर मिक्सचर ऑफ एसिड बना रहा है, फिर से रिपीट करो बेटा, अगर कोई ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर मिक्सचर ऑफ एसिड, मतलब एक से ज्यादा एसिड बना रहा है, तो उसको हम मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। बट अगर कोई ऑक्साइड पानी में सिर्फ डिसॉल्व होकर सिंगल एसिड बना रहा है, तो उन्हें हम एसिड एनहाइड्रेट कहते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस। ठीक, लास्ट पॉइंट जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है देन सॉल्यूशन में केवल और केवल आयंस होंगे बेटा। बट अगर कोई भी एसिड वीक है बेटा, तो उसमें आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों ही बेटा मौजूद होंगे, दोनों ही यहां मौजूद होते हैं। तो ये है बेटा यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं यहां पर, इसके बाद हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूंगा बेटा। पहली चीज, बेसिसिटी होती क्या है? रिप्लेसेबल हाइड्रोनियम आयंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। एसिड का कोई भी एक मॉलिक्यूल जितने भी हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा, वो उसकी क्या है यहां पर? बेसिसिटी है बेटा। क्या है? बेसिसिटी है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं इसमें यहां पर, अगर एसिड की बेसिसिटी 1 है, इसका मतलब ये होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है या रिप्लेसेबल हाइड्रोनियम 1 है। जैसे देखो यहां पर HCl हो गया, HNO3 हो गया, या एसिटिक एसिड हो गया बेटा। इनमें से आप किसी को भी अगर आप पानी में ऐड करेंगे, किसी को भी पानी में ऐड करो बेटा, तो ये एक हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेंगे, ओनली 1, मतलब इनकी बेसिसिटी 1 है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व होकर सिर्फ एक हाइड्रोनियम फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसकी
बेसिसिटी 1 है, और ऐसे एसिड को बेटा हम कहते क्या है, मोनोबेसिक एसिड कहते हैं, मोनोबेसिक एसिड ये होता है बेटा। इसी तरह बात करते हैं बेसिसिटी 2 की। यहां पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 होते हैं, दो होते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड है बेटा, या सल्फ्यूरिक एसिड है। अगर आप इनको पानी में ऐड करेंगे तो ये एक नहीं 2 हाइड्रोनियम फॉर्म करेंगे, इसीलिए इनकी बेसिसिटी 2 होती है, और इनको हम कहते क्या हैं, डाइबेसिक एसिड कहते हैं, डाइबेसिक एसिड। और तीसरे नंबर पे बेटा हम आते हैं ट्राइबेसिक, बेसिसिटी 3। इनमें रिप्लेसेबल हाइड्रोनियम आयंस 3 होते हैं बेटा, जैसे कि H3PO4। अगर आप H3PO4 को पानी में ऐड करते हैं तो ये 1 2 नहीं पूरे 3 हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करते हैं, और इनकी बेसिसिटी 3 होती है, और ये ट्राइबेसिक होते हैं, ये ट्राइबेसिक होते हैं। तो ये है कंसेप्ट ऑफ बेसिसिटी। अब एक चीज और आपको बताओ बेटा, जैसे आप देखो यहाँ एसिटिक एसिड में टोटल हाइड्रोजन 4 हैं, पर इसने रिप्लेस एक ही किया है। तो मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा, जरूरी नहीं कंपाउंड में जितने H+ हो उतने हाइड्रोनियम बने या उतने हटें, जितने हैं वो बेसिसिटी नहीं है, जितने हट रहे हैं बेसिसिटी वो। जैसे कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे पर हटे सिर्फ 1, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी, 4 नहीं हो जाएगी कि आपको लग रहा है 4 हाइड्रोजन तो 4 लिख दो, ऐसा नहीं होता कुछ भी, जितने हैं बेटा उतनी लिखने आपको। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड। आई होप सभी को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बेस। बेस क्या होते हैं? बेस उन सब्सटेंस को बेटा कहते हैं जिनको अगर वाटर में ऐड किया जाए तो ये हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन एज ओनली नेगेटिव आयन, इसके सिवाय कोई दूसरा नेगेटिव आयन नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व होकर सिर्फ क्या बना रहा बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते क्या है, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। दूसरी बात इनका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अमोनिया, जैसे क्विकलाइम, जैसे NaOH। अगर आप NaOH को पानी में ऐड करोगे बेटा तो ये बनाता है Na+ OH-। और अगर इसको ऐड करें ये हो गया। अगर अमोनिया को पानी में ऐड करें ये बनेगा NH4OH, ये बन गया। बेस के लिए, एसिड की तरह बेस के लिए भी कंपाउंड में OH का होना जरूरी नहीं है, पर रिएक्शन में OH आयन का बनना बेटा बहुत जरूरी है। जो भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं उसके सिवाय कोई दूसरा नेगेटिव आयन नहीं बनाते हैं, ऐसे सभी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेस। बट फिर वही क्वेश्चंस, चाहे एसिड हो या बेस हो, दे आर वेरी फाइन इन साइज एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। देन क्वेश्चन है कि हम इनको ऑब्जर्व या विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो इसके लिए बेटा हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस। बेस की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बिटर इन टेस्ट।
अगर कोई भी सब्सटेंस बेस है बेटा तो ये बिटर जरूर होगा। क्या होगा? बिटर। दूसरी बात, ये हाईली कॉस्टिक होते हैं। हाईली कॉस्टिक का मतलब बेटा ये होगा कि सॉफ्ट फाइबर को इजीली कट करेंगे या डेलिकेट फाइबर को बहुत इजीली कट करते हैं। तीसरा पॉइंट, लिटमस पर इसका इंपैक्ट क्या होगा? लिटमस टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू रेड टू ब्लू। चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग बेटा इसमें, पीएच पेपर को अगर आप किसी बेस में डिप करेंगे तो कलर क्या होगा? ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, ये होता है। और लास्ट पॉइंट बेटा आते हैं इनके यहां पर, इनकी जो पीएच होती है वो मोर देन 7 होती है। तो ये है बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको फाइंड आउट करना कि मीडियम बेस या बेसिक इन नेचर है कि नहीं, तो आप ऐसे भी इसको बेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेस को क्लासिफाई करेंगे कैसे, देखिए यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होगा बेटा क्या? स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो वही क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, नॉट नंबर। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप बेस को पानी में ऐड करके कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो जो भी हाइड्रोक्सिल आयन डिस्प्लेस होते हैं उन्हें हम उनकी स्ट्रेंथ कहते हैं। अब अगर कोई बेस ज्यादा हाइड्रोक्सिल बना रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर कोई बेस कम हाइड्रोक्सिल डिस्प्लेस कर रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। आगे देखो बच्चों, इसमें यहां पर स्ट्रेंथ के बेसिस पर ये 2 टाइप के होते हैं बेटा। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरे को बेटा हम कहते हैं वीक बेस। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? एसिड की तरह ये भी क्या होंगे बेटा? कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सॉल्युबल इन वाटर। जो बेस वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं बेटा। मतलब ऐसे बेस जो वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए वो एल्कली होंगे, और अगर ये कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे तो यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा बनेंगे, और अगर हाइड्रोक्सिल ज्यादा बनेंगे तो ये हाईली कॉस्टिक होगा। हाईली कॉस्टिक होते बेटा यहां पर। और ऐसे बेस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ऐसे बेस। और इनका एग्जाम्पल क्या है बेटा? पहला एग्जाम्पल NaOH, दूसरा एग्जाम्पल KOH, तीसरा एग्जाम्पल NH4OH, चौथा एग्जाम्पल CaOH होल ट्वाइस। ये चारों के चारों स्ट्रॉन्ग बेस हैं और इनको एल्कली भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं हम? एल्कली। जिसमें कि ये दोनों जो आपको दिखते हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली, और ये जो बेटा आखिरी के 2 दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं क्या हैं? वीक एल्कली कहते हैं। ये चीज यहाँ पर चारों के चारों एल्कली है, पर इसमें भी हमने इस कंपैरिजन करा दिया कि इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है। तो पहले 2 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एल्कली हैं, बाकी के जो 2 हैं वो वीक एल्कली हैं। नेक्स्ट, वीक बेस क्या होते हैं? ये वाटर में पार्शियली डिसॉल्व होते हैं बेटा, इन वाटर। अब पार्शियली डिसॉल्व होंगे तो OH आयन कम बनेंगे, लेस OH आयंस आर फॉर्म्ड। अब अगर OH आयन कम बनेंगे तो ये क्या होंगे? लेस कॉस्टिक होंगे।
और अगर ये लेस कॉस्टिक होंगे तो हम इनको क्या बोलते हैं, वीक बेस एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इनका एग्जाम्पल क्या है, तो एक लाइन में लिखूंगा बेसिस अदर देन एल्कली। एल्कली को छोड़कर जितने भी बेस होते हैं बेटा सभी वीक होते हैं। इन चार को हटा दीजिए, बाकी सब के सब बेटा वीक बेस होते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब बेटा वीक बेस होते हैं। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इसमें यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की जगह इसमें बेटा आई थिंक नहीं होगी। जैसा मैं क्लास में पढ़ाया है वैसे मैं यहाँ पर आपको सामने पढ़ा रहा हूँ। उसमें यहाँ पर एज पैटर्न पर आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? अगर हम किसी भी बेस को एसिड में ऐड करें तो क्या बनेगा हमारे पास? सॉल्ट एंड वाटर। ये पहली प्रॉपर्टी बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम बेस के एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी अमोनियम सॉल्ट ऐड कर दें तो यहां बेटा पंजेंट ऑर्डर आती है, और ये पंजेंट ऑर्डर किसी और की नहीं अमोनिया गैस की होती है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या बेटा इसका, यहां पर NaOH प्लस HCl गिव्स अवे वाटर हो गया। ये बेटा बन गया ये बेस, ये एसिड गिव्स सॉल्ट वाटर। एक चीज हमेशा याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन बेटा जो होती है ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसीलिए जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा बेटा वो नॉर्मल से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। बेस की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हम बेस में कोई अमोनियम सॉल्ट ऐड करें, अगर कोई भी सैंपल या सॉल्यूशन बेस है, याद रखना बेटा जैसे ही आप उसमें कोई भी अमोनियम सॉल्ट ऐड करेंगे, अमोनियम सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दिया तो क्या बनेगा बेटा इसमें? यहां पर पहले तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा NaCl, साथ में क्या बनेगी? वाटर बनेगी, और फिर पंजेंट ऑर्डर अमोनिया गैस बनती है इस तरीके से। या मान लो बेटा हमारे पास कैल्सलेक लाइम है, हमने इसमें कोई अमोनियम सॉल्ट ऐड कर दिया लाइक NH4 होल ट्वाइस SO4, तो हमारे पास बेटा क्या बनेगा? यहाँ पर CaSO4 वाटर एंड अमोनिया गैस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, कि कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कोई भी सैंपल या सॉल्यूशन बेस है तो कोई भी अमोनियम सॉल्ट ऐड करिए, चाहे क्लोराइड ऐड करो या सल्फेट ऐड करो, बाकी चीज बने चाहे ना बने पर अमोनिया जरूर बनेगी विद पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, ये बेस की दूसरी प्रॉपर्टी है। एंड बेस की लास्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या है? अगर कोई भी बेस, कोई भी सैंपल या सॉल्यूशन बेस है तो जैसे ही इसमें आप ऐड करेंगे क्या? सॉल्युबल सॉल्ट, तो दूसरी तरफ बेटा क्या बनता है हमारे पास? इनसॉल्युबल बेस बन जाएगा और यह प्रेसिपिटेट बनाएगा।
ये बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है बेटा, FeCl3, ये सॉल्ट हो गया, हमने इसमें बेस ऐड कर दिया लाइक NaOH। तो अगर NaOH बेस है, बात समझना बेटा, अगर ये NaOH बेस है तो जैसे ही इसमें आप इस सॉल्ट को ऐड करेंगे दूसरी तरफ इनसॉल्युबल बेस बनना चाहिए। कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर ये सोडियम कंबाइंड होती है क्लोरीन से, तो हमारे पास बन गया NaCl। दूसरी बात, ये आयरन है, ये कंबाइंड किससे होगा बेटा, OH, और बनाता क्या है, FeOH होल थ्राइस। अब आप सभी जानते हैं कि जो नमक होता है वो पानी में जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, तो जो चीज पानी में जल्दी या तुरंत डिसॉल्व होगी वो प्रेसिपिटेट तो बनाएगी नहीं। प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा बेटा, आयरन, क्योंकि आयरन पानी में इजीली डिसॉल्व या कोरोड नहीं होता है। सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द बेस केमिकली। तो बेस की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसके थ्रू आप बेस को न केवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर पहला, अगर कोई भी सैंपल या सोल्यूशन बेस है तो वो न्यूट्रलाइजेशन कैरी करेगा या टाइट्रेशन कैरी करेगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। दूसरी बात, अगर इसमें कोई अमोनियम सॉल्ट आपने मिला दिया तो ये पंजेंट ऑर्डर देगी बेटा, तीखी स्मेल होती है, गले को चोक करती है। जैसे आपके सामने 2 एग्जांपल देखिए, यहाँ पर पंजेंट ऑर्डर बननी है अमोनिया की। और तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई भी सैंपल या सोल्यूशन बेस का है तो जैसे ही आप उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो दूसरी तरफ इनसॉल्युबल बेस बनेगा, जैसा कि इसमें बन रहा है यहाँ पर बेटा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स एंड पीएच। इंडिकेटर्स एंड पीएच, इंडिकेटर्स एंड पीएच। इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं पीएच के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में। क्वेश्चन है कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो इंडिकेटर्स बेटा ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट्स करते हैं, अ सब्सटेंस दैट इंडिकेट्स द सैंपल और सॉल्यूशन is acidic, basic और न्यूट्रल। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ये बेटा इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो सैंपल है या सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा जब आप रोड पे ट्रैवल करते हैं गाड़ी से और आपको अचानक से लेफ्ट या राइट टर्न का तो आप इंडिकेटर देते हैं, जैसे पीछे आने वाले ट्रैफिक को ये पता चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। इससे हम एक्सीडेंट से बच भी जाते हैं और रश से भी बच सकते हैं। ऐसी अगर हमको कोई सैंपल दिया, अगर हमें पता करना है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्यूशन है, तो हम कैसे पता करेंगे? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर 3 टाइप्स के बेटा होते हैं। ये 3 टाइप्स के बेटा होते हैं। एक होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, सेकंड होते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर, और तीसरा बेटा होता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। अब क्वेश्चन है कि एसिड बेस इंडिकेटर होते क्या बेटा? तो इसमें 3 तरह के बेटा इंडिकेटर आते हैं। पहला आता है लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा बेटा होता है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन। लिटमस का बेटा ओरिजिनल कलर जो होता है वो पर्पल होता है, ओरिजिनल कलर। पर जब आप इसको किसी एसिड में ऐड करते हैं तो ये रेड हो जाता है, और जब बेस में ऐड करते हैं बेटा तो ये ब्लू हो जाता है।
मतलब लिटमस का ओरिजिनल कलर पर्पल है। जब आप इस पर्पल लिटमस को एसिड में ऐड करेंगे तो ये पर्पल से रेड होगा, और बेस में ऐड करेंगे तो पर्पल से ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं बेटा यहाँ पर, जैसा नाम से ही पता चला इसका जो ओरिजिनल कलर है वो ऑरेंज होता है, पर जैसे ही आप इसको एसिड में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिंक रेड होगा, और बेस में ऐड करेंगे बेटा ये येलो हो जाता है, बेस में येलो हो जाता है। और फिनोप्थिलीन की बात करें, ये बेटा ओरिजिनली कलरलेस होता है, फिनोप्थिलीन ओरिजिनली कलरलेस होता है। जैसे ही आप इसको एसिड में ऐड करेंगे तो ये कलरलेस होगा, और बेस में बेटा ऐड करेंगे तो ये बेटा हमारा पिंक हो जाता है। ये होता है बेटा इसके बारे में। दिस इज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है पीएच पेपर, पीएच पेपर। तो पीएच पेपर का बेटा कलर क्या होता है ये भी बात करते हैं। अगर मीडियम एसिड है तो कलर क्या होगा यहाँ पर, ऑरेंज, येलो, रेड। अगर मीडियम न्यूट्रल है तो ये बेटा ग्रीन होगा, और अगर ये बेस है बेटा तो कलर क्या होगा बेटा इसमें यहाँ पर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ये कलर होता है बेटा यहाँ पर। इस तरीके से चीजें होती है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर बेटा बेस होते हैं किसमें, स्मेल पर या कलर चेंज पर। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर जो होते हैं बेटा ये दो चीजों पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे। पहला, या तो एसिड और बेस में की स्मेल चेंज हो जाएगी या कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, दो एग्जांपल हम इसमें लेते हैं यहाँ पर स्मेल के लिए। एक है वनीला, एक है वनीला, दूसरा अनियन। वनीला को बेटा अगर हम एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्मेल सेम बनी रहेगी जैसी थी, पर बेस में ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज होगी। ऐसे ही अनियन में बेटा होता है, अगर आप अनियन को एसिड में ऐड करेंगे तो स्मेल सेम रहेगी, और अगर बेस में ऐड करेंगे बेटा तो स्मेल चेंज हो जाती है। ये बेटा इसके बारे में होता है। तो इस तरीके से हम करते हैं चीजें यहां पर। लास्ट पॉइंट, कलर चेंज का एग्जांपल क्या बेटा, टर्मरिक। टर्मरिक की बात करते हैं। टर्मरिक को अगर हम एसिड में ऐड करें तो ये रेडिश ब्राउन होता है, और बेस में ऐड करें तो नो चेंज होता है, नो चेंज। So this is the way how to find out the working of indicators। तो इंडिकेटर्स सिर्फ इतना ये इंडिकेट करते हैं कि जो मीडियम हमारा कैसा है। अब क्वेश्चन है कि तीनों में मोस्ट फ्रूटफुल कौन सा है। तो मोस्ट फ्रूटफुल जो होता है बेटा ये हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि ये नैरो पीएच रेंज पर भी काम करते हैं। मतलब अगर पीएच में माइक्रो लेवल का भी चेंज होगा तो ये इंडिकेट कर देंगे कि मीडियम एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, वीकर एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, या वीकर बेस है। बाकी चाहे वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर हो या एसिड बेस इंडिकेटर हो, दे ओनली डिफाइन द नेचर ऑफ मीडियम, इज इट एसिड, बेस और न्यूट्रल, बट इट डजंट एक्सप्लेन हाउ सो फॉर इज इट एसिडिक और बेसिक। तो जब कंपैरिजन करने की बारी आती है तो हम पीएच को प्रेफर करते हैं, आई मीन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को, क्योंकि ये नेचर तो बताते हैं बेटा, साथ में ये भी बताते हैं कि अगर कोई मीडियम एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है या वीकर एसिड है, या बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है या वीकर बेस है। तो आई थिंक इट हैज मोर एक्यूरेसी with adequate data, but the same thing is not happen in case of all factory and acid base indicators। I hope सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएच इसकी। पीएच क्या होता है?
तो पीएच बेटा एक स्केल है जो मेजर करती है क्या, दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन along with its nature, along with its nature। pH एक स्केल है जो ये बेटा बताती है कि अगर कोई मीडियम एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, और अगर वो एसिड है तो वो कितना एसिड है या बेस है ये भी बताती है। अब क्वेश्चन है रिलेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच उसमें प्रेजेंट हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन की बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मोर पीएच लेस हाइड्रोनियम, और दूसरा लेस पीएच मोर हाइड्रोनियम। तो अगर पीएच ज्यादा है तो हाइड्रोनियम कम होंगे, मतलब मीडियम बेसिक होगा, और अगर पीएच कम है तो हाइड्रोनियम ज्यादा होंगे और मीडियम क्या होगा बेटा, ये एसिडिक हो। ये इनके बारे में क्लियर है। अगर मीडियम बेसिक है तो पीएच पेपर कैसा कलर शो करेगा, यहां पर पीएच पेपर का कलर होगा वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। बट अगर ये एसिडिक है तो पीएच पेपर का कलर क्या होगा, ऑरेंज, येलो, रेड। ये बेटा हो जाता है इसमें आपको। तो ये है पीएच स्केल का कंसेप्ट, इस तरीके से हम चीजें फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आता है सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट सॉल्ट होते क्या, कैसे डिफाइन करेंगे, कोई भी सब्सटेंस जो कि सैलाइन इन टेस्ट होता है। सलाइन को हिंदी में कहते हैं सॉल्टी या खारा कहते हैं, खारा। अगर कोई भी सब्सटेंस खारा है या सॉल्टी है तो उनको सेलाइन कहते हैं बेटा। तो कोई भी सब्सटेंस जो सेलाइन इन टेस्ट होता है उनको हम सॉल्ट बोलते हैं। दूसरी बात, इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H+ आयंस ऑफ एसिड to OH- ions of base give salt and water। ये होता है बेटा। इस तरीके से बेटा बनाते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जैसा कि आपको दिख रहा है हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है बेटा। क्या है, एक्सोथर्मिक। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि HCl प्लस NaOH, ये बन जाएगा NaCl एंड वाटर। जैसे कि बेस हो गया, ये एसिड हो गया, ये हो गया। जैसे कि बेस हो गया, ये एसिड हो गया, और ये बन गया सॉल्ट। ये तीनों की तीनों बड़ा एग्जांपल है किसके, न्यूट्रलाइजेशन और प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। ये जो दिख रहा है ये सॉल्ट है, ये जो दिख रहा है बेटा ये सॉल्ट है, और ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, सॉल्ट है। ये तीनों की तीनों सॉल्ट है बेटा इसमें। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं बेटा, तो ये 3 टाइप के होते हैं। एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट। क्या होते हैं बेटा, एसिड सॉल्ट। दूसरे नंबर पर आते हैं बेटा बेसिक सॉल्ट, और तीसरे पे आते हैं नॉर्मल
सॉल्ट। तीन तरह के बेटा सॉल्ट होते हैं, एसिड, बेसिक, नॉर्मल। अब क्वेश्चन है कि ये क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं। अगर कोई भी सॉल्ट एसिड है तो उसमें रिप्लेसेबल H+ आयन जरूर होंगे, और ये तभी मुमकिन है अगर एसिड पार्शियली न्यूट्रलाइज हो। इससे हम एक्सीडेंट से बच भी जाते हैं और रश से भी बच सकते हैं। ऐसी अगर हमको कोई सैंपल दिया, अगर हमें पता करना है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्यूशन है, तो हम कैसे पता करेंगे? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर 3 टाइप्स के बेटा होते हैं। ये 3 टाइप्स के बेटा होते हैं। एक होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर, सेकंड होते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर, और तीसरा बेटा होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब क्वेश्चन है कि एसिड बेस इंडिकेटर होते क्या बेटा? तो इसमें 3 तरह के बेटा इंडिकेटर आते हैं। पहला आता है लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा बेटा होता है फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन। लिटमस का बेटा ओरिजिनल कलर जो होता है वो पर्पल होता है, ओरिजिनल कलर। पर जब आप इसको किसी एसिड में ऐड करते हैं तो ये रेड हो जाता है, और जब बेस में ऐड करते हैं बेटा तो ये ब्लू हो जाता है। मतलब लिटमस का ओरिजिनल कलर पर्पल है। जब आप इस पर्पल लिटमस को एसिड में ऐड करेंगे तो ये पर्पल से रेड होगा, और बेस में ऐड करेंगे तो पर्पल से ब्लू हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर जैसा नाम से ही पता चला, इसका जो ओरिजिनल कलर है वो ऑरेंज होता है, पर जैसे ही आप इसको एसिड में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पिंक रेड होगा, और बेस में ऐड करेंगे बेटा ये येलो हो जाता है, बेस में येलो हो जाता है। और फिनोल्फ्थलीन की बात करें, ये बेटा ओरिजिनली कलरलेस होता है। फिनोल्फ्थलीन ओरिजिनली कलरलेस होता है। जैसे ही आप इसको एसिड में ऐड करेंगे तो ये कलरलेस होगा, और बेस में बेटा ऐड करेंगे तो ये बेटा हमारा पिंक हो जाता है। ये होता है बेटा इसके बारे में। दिस इज द कलर ऑफ एसिड बेस्ड इंडिकेटर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है पीएच पेपर। पीएच पेपर, तो पीएच पेपर का बेटा कलर क्या होता है ये भी बात करते हैं। अगर मीडियम एसिड है तो कलर क्या होगा? यहाँ पर ऑरेंज, येलो, रेड। अगर मीडियम न्यूट्रल है तो ये बेटा ग्रीन होगा, और अगर ये बेस है बेटा तो कलर क्या होगा बेटा इसमें? यहाँ पर वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ये कलर होता है बेटा यहाँ पर। इस तरीके से चीजें होती है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बेटा बेस होते हैं किसमें? स्मेल पर या कलर चेंज पर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होते हैं बेटा ये 2 चीजों पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे। पहला, या तो एसिड और बेस में की स्मेल चेंज हो जाएगी या कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम इसमें बात करते हैं, 2 एग्जांपल हम इसमें लेते हैं यहाँ पर स्मेल के लिए। एक है वनीला, एक है वनीला, दूसरा अनियन। वनीला को बेटा अगर हम एसिड में ऐड करेंगे तो क्या होगा? स्मेल सेम बनी रहेगी जैसी थी, पर बेस में ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाती है, स्मेल चेंज होगी। ऐसे ही अनियन में बेटा होता है। अगर आप अनियन को एसिड में ऐड करेंगे तो स्मेल सेम रहेगी, और अगर बेस में ऐड करेंगे बेटा तो स्मेल चेंज हो जाती है। ये बेटा इसके बारे में होता है। तो इस तरीके से हम करते हैं चीजें यहां पर। लास्ट पॉइंट, कलर चेंज का एग्जांपल क्या बेटा? टर्मरिक।
टर्मरिक की बात करते हैं। टर्मरिक को अगर हम एसिड में ऐड करें तो ये रेडिश ब्राउन होता है, और बेस में ऐड करें तो नो चेंज होता है, नो चेंज। सो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द वर्किंग ऑफ इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स सिर्फ इतना ये इंडिकेट करते हैं कि जो मीडियम हमारा कैसा है। अब क्वेश्चन है कि तीनों में मोस्ट फ्रूटफुल कौन सा है। तो मोस्ट फ्रूटफुल जो होता है बेटा, ये हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि ये नैरो पीएच रेंज पर भी काम करते हैं। मतलब अगर पीएच में माइक्रो लेवल का भी चेंज होगा तो ये इंडिकेट कर देंगे कि मीडियम एसिड है, बेसिक है या न्यूट्रल है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, वीकर एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, या वीकर बेस है। बाकी चाहे वो ऑल फैक्टर इंडिकेटर हो या एसिड बेस इंडिकेटर हो, दे ओनली डिफाइन द नेचर ऑफ मीडियम, इज इट एसिड बेस और न्यूट्रल, बट इट डजंट एक्सप्लेन हाउ सो फॉर इज इट एसिडिक और बेसिक। तो जब कंपैरिजन करने की बारी आती है तो हम पीएच को प्रेफर करते हैं, आई मीन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को, क्योंकि ये नेचर तो बताते हैं बेटा, साथ में ये भी बताते हैं कि अगर कोई मीडियम एसिड है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है या वीकर एसिड है, या बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है या वीकर बेस है। तो आई थिंक इट हैज मोर एक्यूरेसी with adequate data, but the same thing is not happen in case of all factory and acid base indicators. I hope सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीएच इसकी। पीएच क्या होता है? तो पीएच बेटा एक स्केल है जो मेजर करती है क्या, that measures the strength of solution along with its nature, along with its nature। pH एक स्केल है जो ये बेटा बताती है कि अगर कोई मीडियम एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, और अगर वो एसिड है तो वो कितना एसिड है या बेस है ये भी बताती है। अब क्वेश्चन है रिलेशन क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन की पीएच उसमें प्रेजेंट हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन की बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब मोर पीएच लेस हाइड्रोनियम, और दूसरा लेस पीएच मोर हाइड्रोनियम। तो अगर पीएच ज्यादा है तो हाइड्रोनियम कम होंगे, मतलब मीडियम बेसिक होगा, और अगर पीएच कम है तो हाइड्रोनियम ज़्यादा होंगे और मीडियम क्या होगा बेटा, ये एसिडिक हो। ये इनके बारे में क्लियर है। अगर मीडियम बेसिक है तो पीएच पेपर कैसा कलर शो करेगा, यहाँ पर पीएच पेपर का कलर होगा वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। बट अगर ये एसिडिक है तो पीएच पेपर का कलर क्या होगा, ऑरेंज, येलो, रेड। ये बेटा हो जाता है इसमें आपको। तो ये है पीएच स्केल का कंसेप्ट, इस तरीके से हम चीजें फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा आता है सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट, सॉल्ट होते क्या, कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी सब्सटेंस जो कि सैलाइन इन टेस्ट होता है। सलाइन को हिंदी में कहते हैं सॉल्टी या खारा कहते हैं, खारा। अगर कोई भी सब्सटेंस खारा है या सॉल्टी है तो उनको सेलाइन कहते हैं बेटा। तो कोई भी सब्सटेंस जो सेलाइन इन टेस्ट होता है उनको हम सॉल्ट बोलते हैं। दूसरी बात, इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इट इज प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H plus ions of acid to OH minus ions of base gives salt and water। ये होता है बेटा।
इस तरीके से बेटा बनाते हैं यहाँ पर। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, जैसा कि आपको दिख रहा है हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है बेटा। क्या है? एक्सोथर्मिक। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि HCl प्लस NaOH, ये बन जाएगा NaCl एंड वाटर। जैसे कि बेस हो गया, ये एसिड हो गया, ये हो गया। जैसे कि बेस हो गया, ये एसिड हो गया, और ये बन गया सॉल्ट। ये तीनों की तीनों बड़ा एग्जांपल है किसके? न्यूट्रलाइजेशन और प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। ये जो दिख रहा है ये सॉल्ट है, ये जो दिख रहा है बेटा ये सॉल्ट है, और ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है? सॉल्ट है। ये तीनों की तीनों सॉल्ट है बेटा इसमें। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो ये 3 टाइप के होते हैं। एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट। क्या होते हैं बेटा? एसिड सॉल्ट। दूसरे नंबर पर आते हैं बेटा बेसिक सॉल्ट, और तीसरे पे आते हैं नॉर्मल सॉल्ट। 3 तरह के बेटा सॉल्ट होते हैं, एसिड, बेसिक, नॉर्मल। अब क्वेश्चन है कि ये क्या होते हैं, तो आइए समझते हैं। अगर कोई भी सॉल्ट एसिड है तो उसमें रिप्लेसेबल H+ आयन जरूर होंगे, और ये तभी मुमकिन है अगर एसिड पार्शियली न्यूट्रलाइज हो, और बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो बेटा। कंप्लीट न्यूट्रलाइज। तो याद रखिएगा, अगर कोई भी सॉल्ट हमारा क्या है? एसिड है, तो उसमें कम से कम एक H+ मेटल आयन के साथ में एक H+ आयन जरूर होगा, और ये तभी मुमकिन है इसका बनना अगर एसिड पार्शियली न्यूट्रलाइज हो और बेस बेटा कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे कि NaHSO4 या CaHSO4 होल ट्वाइस, ये बेटा हो गया इसमें। यहाँ पर ये इनका एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ ये मेटल आयन के साथ में H+ है, इसका मतलब ये एसिड सॉल्ट है। मेटल के साथ H+ आयन है, मतलब ये एसिड सॉल्ट है। ये इसको पहचानने का तरीका है। बेसिक सॉल्ट में बेटा क्या होता है? यहां भी देखो आप, इसमें क्या होता है? कम से कम एक रिप्लेसेबल OH- आयन होगा, एक रिप्लेसेबल OH आयन, और ये तभी मुमकिन है अगर बेस क्या हो? पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड हो, और एसिड क्या हो बेटा? कंप्लीट न्यूट्रलाइज्ड हो। कोई भी सॉल्ट बेसिक तभी होगा अगर उसमें कम से कम एक OH आयन हो, और दूसरा ये तभी मुमकिन है बेस पार्शियली न्यूट्रलाइज हो और एसिड कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो। जिस तरह एसिड सॉल्ट में मेटल आयन के साथ में H+ आयन होते हैं, उसी तरह बेटा बेसिक सॉल्ट में मेटल के साथ में OH- आयन भी होंगे, और साथ में कोई दूसरा आयन भी होगा। जैसे ये बेसिक सॉल्ट है बेटा। देखो मेटल आयन है, साथ में हाइड्रोक्सिल आयन है, तो अगर मेटल के साथ में हाइड्रोक्सिल आयन है सॉल्ट में तो वो बेसिक है, अगर मेटल के साथ में हाइड्रोजन आयन है सॉल्ट में तो वो एसिड सॉल्ट हो जाएगा। अब बारी आती है नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट की बात बेटा करते हैं। इसमें क्या है? नीदर H+
नॉर OH माइनस आयन, इसमें ना ही H होते हैं ना ही OH होते हैं बेटा, कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात, ये क्या बनते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। और ये किसका होता है, ऑफ H प्लस एंड OH माइनस का होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, NaCl, आप देखो इसमें H और OH दोनों नहीं है, CaCl2, K2SO4, कॉपर नाइट्रेट, ये सब के सब बेटा नॉर्मल सॉल्ट है। क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट को पहचानने का तरीका यही है कि सॉल्ट में ना तो H प्लस होंगे ना OH माइनस होंगे। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्ट्स। नेचर ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का नेचर क्या होता है बेटा, हमारे सराउंडिंग में जितने भी सॉल्ट होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं, एक एनहाइड्रस और दूसरे नंबर पे बेटा ये होते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड एंड क्रिस्टलाइन, हाइड्रेटेड एंड क्रिस्टलाइन, हाइड्रेटेड एंड क्रिस्टलाइन। अगर कोई भी सॉल्ट एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राइड या फिर नो वाटर, एनहाइड्रस का मतलब होता है ड्राइड या फिर नो वाटर, मतलब जहां पानी ना हो, सूखा हो बिल्कुल, ऐसे सॉल्ट को एनहाइड्रस कहते हैं। ये दो तरीके से बेटा बिहेव करते हैं। फर्स्ट वन इज डेलिक्वेसेंट and the second one are hygroscopic। जब हम सॉल्ट को उनके नेचर की बेस बेटा क्लासिफाई करेंगे तो सॉल्ट दो तरह के इनिशियल लेवल पे होते हैं, एक एनहाइड्रस, दूसरा हाइग्रोस्कोपिक। तो एनहाइड्रस सॉल्ट जो होते हैं ये दो तरीके से बिहेव करेंगे, एक डेलिक्वेसेंट और दूसरा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। डेलिक्वेसेंट सॉल्ट होते क्या है समझिए, अगर कोई सॉल्ट मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करने पर क्या हो जाता है, सॉफ्ट एंड स्टिकी। बात मेरी गौर समझना बेटा, यहां पर अगर कोई भी सॉल्ट मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करने पर सॉफ्ट एंड स्टिकी हो जाता है तो वो डेलिक्वेसेंट हो जाएगा, डेलिक्वेसेंट हो जाता है। ऐसे सॉल्ट को बेटा हम कहते क्या है, डेलिक्वेसेंट सॉल्ट कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है टेबल सॉल्ट, इनका एग्जाम्पल है बेटा फेरिक क्लोराइड, इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इसका एग्जाम्पल है लेड ब्रोमाइड। यूं तो उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है डेलिक्वेसेंट की, पर क्योंकि हमसे डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस के बारे में नहीं पूछा गया, हमसे डेलिक्वेसेंट सॉल्ट के बारे में पूछा गया, तो इन योर सिलेबस देयर आर ओनली 4, टेबल सॉल्ट, फेरिक क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड लेड ब्रोमाइड। PbBr2 बेटा लिखा हुआ है, यह है PbBr2, लेड ब्रोमाइड। ये सभी के सभी डेलिक्वेसेंट है, मतलब इनमें से आप किसी को भी अगर आप एयर में एक्सपोज करेंगे तो भले ही पहले ये कितने भी हार्ड क्यों ना हो, जैसे ही ये नमी को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे ये सॉफ्ट एंड स्टिकी हो जाते हैं। जिसका एक लाइव एग्जांपल है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब बरसात के समय ड्यूरिंग रेनी सीजन्स जो घर में जो शुगर और नमक जहाँ रखा होता है, जिस क्या कहते हैं कंटेनर या अपरेटस में रखा होता है, उसके रिम के चारों तरफ वो चिपके चिपके पाए जाते हैं। होता क्यों है यहाँ पर, इसकी वजह यही है, रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, और जब ह्यूमिडिटी होगी तो मॉइस्चर भी होगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी का रीजन ही मॉइस्चर वाटर। तो जब
रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर है हमारे नियर बाई, उसमें वाटर वेपर के कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसे में होता क्या कि सॉल्ट में जो डेलिक्वेसेंट पार्ट होता है वो उस नमी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो सॉफ्ट एंड स्टिक कर जाता है उस रिम पर, उस कंटेनर में, या वो आपस में भी कर जाते हैं। और ये आप कभी भी घर में जो है आप इसमें चेक कर सकते हो, यहाँ पर बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट क्या होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट को अगर बेटा एक्सपोज करते हैं किसमें? मॉइस्ट एयर में। जब आप हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट को मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं तो बेटा ये फिजिकली अनचेंज होते हैं। फिजिकली अनचेंज्ड। फिजिकली अनचेंज का मतलब बेटा ये है कि अगर ये पहले हार्ड थे तो अब भी हार्ड ही रहेंगे, और अगर ये पहले सॉफ्ट थे तो अब भी सॉफ्ट रहेंगे। मतलब इनका स्टेट चेंज होनी नहीं है, ना ही टफनेस चेंज होनी है। और हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में केवल एक ही सॉल्ट ऐसा है, एक ही सॉल्ट बेटा ऐसा है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है, और ये होता है फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बहुत होते हैं बेटा हमारे सराउंडिंग में, बट हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट सिर्फ एक है, वो है फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। इसको हम दो तरीके से बेटा यूज करते हैं। हम इनको ड्राइंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं, और हम इनको डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं बेटा, दोनों तरीके से। अब क्या क्वेश्चन है, फर्क क्या होता है? अगर कोई भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस लूजली बाउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, लूजली बाउंड वाटर को, तो वो ड्राइंग एजेंट हो जाएगा। बट अगर वो क्लोजली बाउंड वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो जाएगा। इसको यूं समझिए, आप सुबह मॉर्निंग में उठकर ब्रश करते होंगे, फिर चेहरा धुलते होंगे, फिर टॉवल से उसको ड्राई करते हैं, तो टॉवल यहाँ पर क्या करता है? चेहरे पर जो लूजली बाउंड वाटर होते हैं उनको सूखता है, इसलिए टॉवल हमारा क्या है? यहाँ पर ड्राइंग एजेंट है। बट जब आप तेज मई जून की गर्मियों में जब आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको समय समय पर प्यास लगती शुरू हो जाती है। क्यों? हमारी बॉडी से वाटर तेजी से एयर में क्या होता है? डिहाइड्रेट होता है। मतलब हमारे जो सन है वो हमारे लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है उस समय, और हमारे लिए यहाँ जो टॉवल है वो क्या है? ड्राइंग एजेंट है। क्योंकि टॉवल क्या करे? चेहरे पे जो लूजली वाटर स्टक हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। पर जो सन है हमारा, वो हमारे इंटरनल वाटर को क्या कर रहा है? एलिमिनेट, इवेपोरेट कर रहा है। तो वो इंटरनल वाटर क्या होगी? क्लोजली बाउंड होगी। इसीलिए जब कोई भी सब्सटेंस क्लोजली बाउंड वाटर को एलिमिनेट करेगा तो वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो जाता है। तो जो सन है हमारा वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जो टॉवल का हमारा आपको एग्जांपल मैंने समझाया, ये ड्राइंग एजेंट है। तो ड्राइंग एजेंट हमेशा लूजली वाटर को एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट वहीं पर क्या करते हैं? क्लोजली बाउंड वाटर को बेटा एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन ड्राइंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा सॉल्ट हाइड्रेटेड एंड क्रिस्टलाइन है तो क्या होगा? हम इसको बोलते हैं क्या? एफ्लोरेसेंट सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एफ्लोरेसेंट। इनकी प्रॉपर्टी बेटा क्या होती है? इनकी प्रॉपर्टी है कि अगर आप ऐसे सॉल्ट को एक्सपोज करेंगे किसमें? ड्राई एयर में, तो ये वाटर लूज करेंगे बेटा, और ये पाउडर फॉर्म बनाते हैं, पाउडर फॉर्म बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एफ्लोरेसेंस, एंड द सॉल्ट इज नोन एज एफ्लोरेसेंट सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या है? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगर हम इसको ड्राई एयर में रख दें तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देगा, कॉपर सल्फेट अलग हो गई। या Na2CO3 क्या हो जाएगा? ये ड्राई एयर में रखेंगे तो क्या होगा? ये 9 ही मॉलिक्यूल को बेटा अलग कर पाता है।
ये बेटा बन जाता है। तो ये है नेचर ऑफ सॉल्ट। तो हमारे सराउंडिंग में तीन ही तरह के सॉल्ट होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्वेसेंट एंड एफ्लोरेसेंट। ठीक है, एक चीज और बेटा बताऊंगा आपको, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं सभी क्रिस्टलाइन होते हैं, बट सभी की सभी क्रिस्टलाइन सॉल्ट हाइड्रेटेड नहीं होते। समटाइम दे मे बी एनहाइड्रस ऑल्सो। जैसे घर में जो नमक आता है वो क्रिस्टल होता है पर वो हाइड्रेटेड नहीं है, पर घर में जो सर्फ आता है वो हाइड्रेटेड भी है और क्रिस्टलाइन भी है बेटा। तो हमेशा याद रखना, सभी की सभी हाइड्रेटेड सॉल्ट क्रिस्टलाइन होते हैं, बट सभी के सभी क्रिस्टल हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। दे मे बी हाइड्रेटेड एंड अनहाइड्रस बोथ। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेटा इसी में आता है और ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, अगर कोई भी सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, करेस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस, तो हम बेटा इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ये होता है अगर कोई भी सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होकर एसिड और बेस बना रहा है तो हम इसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं बेटा। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल क्या है, हम तीन एग्जांपल बेटा लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और तीसरा बेटा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। तीनों को हमने बेटा पानी में ऐड कर दिया। पानी को हम ब्रेक करते हैं H और OH में, वाटर ब्रेक डाउन इन H एंड OH। ये हो गया। जैसे ही आप बेटा करते क्या हो, सोडियम कार्बोनेट को पानी में ऐड करेंगे, ये सोडियम OH के साथ बनाती क्या है, NaOH, और ये जो H है ये कार्बोनेट के साथ क्या बना रही है, कार्बोनिक एसिड। ऐसी ये NH4 क्या होगा, OH के साथ क्या बनाता है, NH4OH, और ये क्या बनाएगा बेटा, HCl। इसी तरह यहां भी है, ये CaOH के साथ क्या बनाता है बेटा, CaOH होल ट्वाइस, और ये क्या बनेगा बेटा हमारे पास, कार्बोनिक एसिड। अब अगर आप गौर से देखिए तो ये तीनों के तीनों सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होकर क्या बना रहे, एसिड और बेस। तो अगर कोई भी सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होकर एसिड और बेस बना रहा है तो हम बोलेंगे वो पानी में हाइड्रोलाइज हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि अगर ये पानी में हाइड्रोलाइज हो रहा है फिर इनको ईट क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखो जब ये सॉल्ट पानी में हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये बेस और एसिड बनाएंगे। बेस जो होता है वो हमारे टंग को कट करेगा और जो एसिड है वो उसको करोड करेगा, तो फिर हमारी जुबान खाने लायक तो बचेगी नहीं, तो इसीलिए हम इनको ईट नहीं कर सकते बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर एक काउंटर क्वेश्चन बनता है, फिर हम NaCl और KCl को क्यों कर लेते हैं। NaCl को बेटा हम कहते हैं टेबल सॉल्ट और KCl को बेटा हम कहते हैं फास्टिंग सॉल्ट कहते हैं। क्वेश्चन है कि हम इनको क्यों ईट कर लेते हैं, क्योंकि बेटा होता है कि जब आप इनको पानी में ऐड करते हैं आप, तो पानी में ऐड करने पर ये आयन में तो ब्रेक होते हैं, ये पानी में जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आयन से ब्रेक करेंगे, बट डू नॉट फॉर्म एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस नहीं फॉर्म करते हैं बेटा, ठीक है। ये जो सॉल्ट होते हैं ये पानी में हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, इसीलिए हम इनको इजीली ईट कर लेते हैं। बाकी सॉल्ट पानी में हाइड्रोलाइज होकर एसिड और बेस बनाते हैं, इसलिए उनको हम ईट नहीं कर पाते हैं। अब NaOH कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने अभी बताया था। ये वीक एसिड है, ये क्या हमारा बेटा यहाँ वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है वीक बेस, और ये वीक एसिड। अगर कोई भी सॉल्ट पानी में हाइड्रोलाइज होकर क्या बनाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो सॉल्यूशन बेसिक होगा और इसकी जो pH होगी मोर देन 7 होगी, और जो लिटमस एक्शन होगा बेटा इसका वो रेड से ब्लू होगा। ये हो जाएगा इसमें। अगर सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होकर क्या बना रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो सॉल्यूशन बेटा क्या होगा, एसिडिक, और
पीएच क्या होगी इसकी, लेस देन 7, जबकि लिटमस का कलर बेटा क्या होगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा या पर्पल टू रेड हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल फेस में लिटमस का कलर पर्पल होता है। इसके बाद यहाँ की बात बेटा करते हैं। अब यहाँ वीक बेस और वीक एसिड बनना है, दोनों ही वीक हैं, सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा बेटा, और न्यूट्रल है तो पीएच 7 हो जाएगी, और जो लिटमस का कलर होगा वो नो चेंज होगा, आई मीन पर्पल हो जाएगा बेटा। तो ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एसिड बेस एंड सॉल्ट। आई होप सभी को समझ में आया होगा। और इसी के साथ में बेटा हम आते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, बिना समय बर्बाद किए। पहला कंपाउंड बेटा हमारा होता है NaOH, कॉस्टिक सोडा। इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। जैसे पहला कंपाउंड बेटा हमारा आता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को बेटा हम कहते क्या हैं, कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है, वाइट सॉलिड होता है। वाइट सॉलिड हाईली कॉस्टिक है और डेलिक्वेसेंट है। हाईली कॉस्टिक क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, और डेलिक्वेसेंट क्यों है, क्योंकि जैसे आप इसको मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करेंगे, ये एयर की मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब करके सॉफ्ट एंड स्टिकी हो जाता है, उसमें डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस से करते हैं। ये कमर्शियल प्रिपरेशन है जो कि मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड है। इसमें हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे बेटा। रिएक्शन क्या होती है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो होता बेटा क्या है कि सेल में NaOH बचता है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होती है और एनोड पर क्लोरीन कलेक्ट होती है। इट ऑल्सो नोन एज एंटीक्लोर, इसको हम एंटीक्लोर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एंटीक्लोर, क्योंकि बीइंग स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर, it neutralize the chlorine at its action, that is why it is known as anti-chlor। NaOH के कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे कि हम इसको ब्लीचिंग में यूज करते हैं एंड प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी बेटा इसको यूज करते हैं। ये ब्लीचिंग में भी यूज होती है, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में होती है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि नॉर्मल टैप वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस को रिमूव कर देती है और पीपीटी में कन्वर्ट कर लेती है। दूसरी बात, ब्लीचिंग में कैसे होती है, अगर आप NaOH को क्लोरीन से रिएक्ट कराएं अंडर 2 डिफरेंट कंडीशन, तो ये 2 अलग अलग ब्लीचिंग प्रोडक्ट बनाती है। पहला है NaOCl और दूसरा है NaClO3। ये परमानेंट ब्लीचिंग होते हैं बेटा यहाँ पर, जो कि सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों तरह के फाइबर के लिए यूज होती है। इसके बाद NaOH बीइंग स्ट्रॉन्ग बेसिक इन नेचर न्यूट्रलाइजेस एसिड एंड एसिडिक गैसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि एल्कली है तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस है तो कैसा भी एसिड होगा वो उसमें न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। दूसरी बात, इसकी एसिडिटी 1 होती है, क्योंकि ये वाटर में 1 OH आयन डिस्प्लेस करता है, इसीलिए इसको हम मोनो एसिडिक बेस कहते हैं। तो ये कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो आपके पास कॉस्टिक सोडा से रिलेटेड होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्या है, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बेटा ये होता है हमारे पास NaHCO3, जबकि वॉशिंग सोडा का ये है। ये दोनों का केमिकल नेम लिखा है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, दोनों ही क्रिस्टल होते हैं, दोनों ही पानी में डिसॉल्व होकर एसिड और बेस बनाते हैं, इसीलिए इसे हम हाइड्रोलाइज इन वाटर कहते हैं। दोनों ही पानी में स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसीलिए मीडियम या सोल्यूशन एल्कलाइन होगा जिसकी pH 7 से ज़्यादा होती है। और ये लिटमस को कैसे शिफ्ट करेंगे, या तो ब्लू से रेड करेंगे, सॉरी बेटा एक मिनट, ये लिटमस को टर्न करते हैं, कैसे टर्न करेंगे बेटा, ये लिटमस को टर्न करते हैं रेड से ब्लू या फिर पर्पल से ब्लू करेंगे। अगर न्यूट्रल है तो पर्पल होगा और एसिडिक है तो रेड होगा, तो या तो रेड से ब्लू होगा या पर्पल से ब्लू होगा। एक चीज जो आपको जाननी है, मैंने भी कहा दोनों बेसिक है या एल्कलाइन है, बट अगर हम दोनों को आपस में कंपेयर करें तो होता क्या कि सोडियम बाइकार्बोनेट आई मीन बेकिंग सोडा बेटा जो होता है वो वॉशिंग सोडा से कम एल्कलाइन होता है। और क्यों होता है, मैंने लॉजिकली देखिए समझाया है।
जब आप बेकिंग सोडा को पानी में ऐड करेंगे तो ये सिर्फ एक OH आयन फॉर्म करता है, वहीं वॉशिंग सोडा पानी में 2 OH आयन फॉर्म करता है। इसका मतलब यहां पर OH कम है, यहां OH ज्यादा है, इसीलिए इसका बेसिक नेचर कम होगा और इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो कमर्शियली इसको हम प्रिपेयर करते हैं सॉल्वे प्रोसेस से, जिसमें हम रिएजेंट क्या क्या यूज करते हैं बेटा। एक तो है रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन एंड लिकर अमोनिया सोल्यूशन। तो ये रॉक सॉल्ट होता है, इसको हम CO2 के साथ लिकर अमोनिया सोल्यूशन में ऐड करेंगे। क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनता है हमारे पास अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl से रिएक्ट करके बनाती क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम PPT को ड्राई करके कलेक्ट कर लेते हैं और इसी को हम कहते हैं क्या है, बेकिंग सोडा। दूसरी बात, जैसे आप बेकिंग सोडा को एब्सेंस ऑफ एयर हीट करेंगे, ये बनाती क्या है, सोडा ऐश बनाती है। क्या बनाती है, सोडा ऐश। और इस सोडा ऐश को जैसे ही आप वाटर टैंक में फिल करेंगे तो ये वाटर टैंक से 10 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइंड होकर वॉशिंग सोडा क्रिस्टल बनाती है। ये तरीका होता है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने का। ये प्रिपरेशन है बेकिंग सोडा की और वो प्रिपरेशन है वॉशिंग सोडा की। आई होप सभी को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे इसमें एक चीज और भी देखिए, यहाँ पर वॉशिंग सोडा की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो चाहे वॉशिंग सोडा हो या बेकिंग सोडा हो, दोनों की एक कॉमन केमिकल प्रॉपर्टी है कि दोनों एल्कलाइन है। तो जैसे ही आप एसिड में ऐड करेंगे तो एफरवेसेंस ऑफ CO2 जरूर बनेगी बेटा इसमें यहाँ पर। ठीक है, इक्वेशन आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, एफ्लोरेसेंट नेचर। बेकिंग सोडा में एफ्लोरेसेंट प्रॉपर्टी नहीं होती, पर वॉशिंग सोडा में बेटा होती है। क्यों होती है, फिर से रिपीट कर रहा हूं इसमें, यहाँ पर वॉशिंग सोडा हाइड्रेटेड सॉल्ट है। एक लाइन फिर से बता रहा हूं, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं, पर सभी क्रिस्टल हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। क्रिस्टल 2 तरह के होते हैं, एक हाइड्रेटेड और दूसरा एनहाइड्रस। जैसे यहां देखिए, कहां गया हमारे पास, एक मिनट, ये हाइड्रेटेड नहीं है पर ये हाइड्रेटेड है, पर दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी की दोनों क्रिस्टलाइन है। तो चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं बेटा वो क्रिस्टल तो होते हैं, पर सभी के सभी क्रिस्टल हाइड्रेटेड नहीं होते हैं। ये एनहाइड्रस भी हो सकते हैं और हाइड्रेटेड भी हो सकते हैं, मतलब इसमें पानी हो भी सकता है और पानी नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, जब आप इन दोनों को एसिड में ऐड करेंगे तो बीइंग एल्कलाइन इन नेचर ये एफरवेसेंस ऑफ CO2 बनाते हैं, मतलब CO2 गैस बहुत तेज झाग के साथ बाहर आती है, इसे कहते हैं एफरवेसेंस ऑफ CO2। इसी में क्या है यहाँ पर, जैसे ही आप वॉशिंग सोडा को ड्राई एयर में एक्सपोज करते हैं, ये वाटर को पार्शियली लूज करके पाउडरी मास बनाती है, जिसे हम कहते हैं क्या है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरी बात, यूजेस क्या क्या हैं। तो बेकिंग सोडा के 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। एक तो है फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्यों करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, इट एक्सटिंग्विश द फायर। कैसे करेगी, जैसे ही आप बेकिंग सोडा को डाइल्यूट एसिड में ऐड करेंगे, ये एफरवेसेंस ऑफ CO2 प्रोड्यूस करती है, जो आसपास की एयर से ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देती है। और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबशन आयन फिल्म बनेगी नहीं, इस तरह ये फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है बेटा यहाँ पर। दिस इज द वे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बेकिंग सोडा में टारटारिक एसिड मिलाते बेटा, टारटारिक एसिड, तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। और बेकिंग पाउडर करता क्या है, ये फूड आइटम को बेक करता है। क्या करता है, बेक्ड फूड आइटम, और उसको क्या बनाता है, सॉफ्ट एंड फ्लफी। इसको ईट करना है, च्यूइंग करना बहुत आसान हो जाता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी थी यहाँ पर इसके बारे में, वो क्या है, यहाँ पर देखिए पीछे, यहाँ पर कहाँ गया हमारे पास, ये हो गया इसमें, ये बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा हो गया हमारे पास, ये इनकी बेसिक नेचर हो गया। इसमें आगे बढ़ते हैं हम। ये मैंने सॉल्वे प्रोसेस का बेटा यूज किया है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने की कई कमर्शियल प्रिपरेशन होती है, बट एग्जाम में एक रीजनिंग पूछी जाती है, सॉल्वे प्रोसेस ही क्यों यूज करते हैं, व्हाई डू वी प्रेफर सॉल्वे प्रोसेस। तो इसका बेटा एक रीजन है, सॉल्वे प्रोसेस को प्रेफर करने की वजह यह है कि इसमें कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होता है, नो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड।
आफ्टर द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस। इसको प्रेफर करने की वजह बेटा ये कि प्रोसेस के एंड में कोई रेसिड्यू रहता ही नहीं है, इसीलिए इसको प्रेफर्ड करते हैं बेटा इसमें यहां पर, और कोई वजह नहीं इसमें यहां पर। आगे देखिए, अब हम आते हैं इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर? तो सबसे पहले जिसका फॉर्मूला बेटा होता है कैल्शियम CaOCl2, इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरी बात, आगे देखो यहां पर इसमें ये पंजेंट स्मेलिंग सॉल्ट होता है, मतलब अगर आप इसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो पंजेंट स्मेल बनाती है। ये पंजेंट स्मेल किसी और की नहीं बेटा, इवॉल्व होने वाली क्लोरीन गैस की होती है। दूसरी बात, जिस कमर्शियल प्लांट में बनाते होते हैं हेजन क्लेवर प्लांट कहते हैं, ये स्टील का बना हुआ प्लांट होता है, जहां पर हम ड्राई स्लैक लाइम को हॉट एंड क्लोरीन, ड्राई क्लोरीन से हीट करेंगे, ये ब्लीचिंग पाउडर बन जाती है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में 3 बातें बहुत अच्छे से आपको मालूम होनी चाहिए। येलोइश वाइट पाउडर होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। 3 चीजें। दूसरी बात, जब आप इसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो एयर में प्रेजेंट CO2, SO2 और वाटर से रिएक्ट करके डेपोजिशन बनाता है, और साथ में क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। पर जो क्लोरीन इवॉल्व होती है वो हमें अवेल नहीं हो पाती है, इसीलिए इसको हम अवेलेबल क्लोरीन नहीं कहते हैं। क्या क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बट जब आप इसी ब्लीचिंग पाउडर को बेटा ऐड करते हैं किसमें? डाइल्यूट एसिड में, तो यहां पर जो क्लोरीन बनती है वो इजिली अवेल्ड होती है, इसीलिए इसको हम अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवेलेबल क्लोरीन। और उसकी डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ क्लोरीन obtains by action of dilute acid on bleaching powder, ब्लीचिंग पाउडर ये बेटा होती है, इसे हम कहते हैं ब्लीचिंग अवेलेबल क्लोरीन। इतनी चीजें आपको इसके बारे में पढ़नी है। एंड लास्ट कंपाउंड बेटा हमारा आता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं बेटा? इसको हम जिप्सम से प्रिपेयर करते हैं। किससे? जिप्सम। कैसे प्रिपेयर करते हैं हम? जिप्सम, GYPSM, जिप्सम। कैसे करते हैं? जब आप जिप्सम को 100 डिग्री पर हीट करेंगे तो जितना भी वाटर इसका 3/4 लूज हो जाता है, मतलब 3/2 वाटर लूज होगा और 1/4 रिमेनिंग होता है। इसे POP कहते हैं। POP में एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है बेटा। क्या होती है? ये वाटर के साथ सेट होकर क्या बनाता है? हार्ड एंड हैवी मास बनाता है, जिसे हम जिप्सम कहते हैं। और कैसे बनाता है ये उसकी इक्वेशन है। इसकी इसी प्रॉपर्टी का यूज हम कहां कहां करते हैं आइए ये भी देखते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज बेटा हम करते हैं रिस्ट्रक्चर्ड फ्रैक्चर्ड बोन को करने के लिए करते हैं, इंटरनल होम डेकोरेशन में करते हैं, फायर प्रूफ वॉल बनाने में करते हैं, और स्टैचूज एंड जो चूड़ियां होती हैं उनको जोड़ने के लिए करते हैं बेटा। इसमें आप जो कांच कभी कभी टूट जाते हैं चूड़ी को जोड़ने के लिए भी POP का ही बेटा यूज होता है। दूसरी बात, अगर हम POP को बेटा 100 से ज्यादा डिग्री पर हीट करें पर 120 से कम रखें टेम्परेचर, तो जो आधा बचा हुआ पानी होता है ये भी इवेपोरेट हो जाता है, जिससे इसमें वाटर सेटिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है, और ये बनाता है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसे हम डेड बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, अगर हम इसको 120 या उससे ज्यादा पर हीट करें तो ये कैल्शियम सल्फेट डिकम्पोज हो जाता है, पर बनाता क्या है? मिल्क ऑफ लाइम। क्या बनाता है बेटा? मिल्क ऑफ लाइम, जिसको एंटी एसिड की तरह हेल्थ सॉल्ट में यूज किया जाता है। तो ये बेटा कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आई होप, मैं अपेक्षा करता हूँ आपने लेक्चर पूरा समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। ये मैंने सभी कंटेंट को बहुत ही बारीकी से बेटा इसमें कवर्ड किया है। पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आपको चीज़ें समझ में आए। अगर आप इस लेक्चर को पूरे मन से और कॉन्सेंट्रेट फोकस माइंड के साथ इसको देखेंगे तो यकीन मानना 2.5 घंटे के अंदर आपका चैप्टर पूरा तैयार होगा, और इसके बाहर आपका बोर्ड आपसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा।
इसी के साथ थैंक यू सो मच।